welcome to my channel. So today we are going to start with our English literature semester 1 unit first for students of BA, and our first unit, as I told you in my previous video, is introduction to genres. And जिनको syllabus नहीं पता या they want to see the syllabus, so वो मेरी previous video देख सकते हैं. You will get the link in the description box or you can visit my channel and have a look there. Okay, तो let's start. हमारा unit first है introduction to genres. Okay, तो we'll दोनों English and हिंदी में पढ़ेंगे, and जिसको कुछ भी समझ नहीं आया they can ask me in the comment section. प्लस कल किसी ने मुझसे पूछा था कि जो हमारा सिलेबस है उसमें 5 यूनिट्स थी, सो ही और शी वाज आस्किंग दैट कि ये कितनी यूनिट्स आएंगी 5 में से. तो वो जो 5 यूनिट्स थी वो सारी ही सेमेस्टर 1 की है. सेमेस्टर 2 का सिलेबस अलग होगा. दैट इज़ ऑल फॉर सेमेस्टर 1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चलो पहले तो देखो जेनरेस क्या होता है. ठीक है, जेनरेस का हम इंट्रोडक्शन लेंगे. इंट्रोडक्शन क्या होता है? हम कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं तो पहले हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है. वी हैव टू नो द बेसिक, वी हैव टू हैव बेसिक इन नॉलेज अबाउट इट. तो हम अभी जेनरेस का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय जानेंगे कि बेसिकली जेनरे होता क्या है. तो देखो एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं. कोई भी चीज़ होती है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग फिल्म्स देखने जाते हैं तो उनके डिफरेंट जेनरेस होते हैं. जेनरेस का अगर हम बेसिकली मतलब देखें तो इट मीन्स स्टाइल. ओके, पार्डन माई हैंड राइटिंग. दिस थिंग इज़ न्यू फॉर मी and I hope I'll get better. Till then please don't focus on my handwriting. तो जेनरेस का मतलब होता है स्टाइल. स्टाइल मतलब कोई भी चीज़ किस शैली में लिखी गई है. ओके, तो जब भी हम फिल्म्स देखने जाते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स. हॉरर हो गई, एक्शन फिल्म हो गई, कॉमेडी हो गई, रोमांटिक हो गई, फैंटेसी, एंड बहुत सारी फिल्म्स होती है. तो वो फिल्म का जेनरे होता है. ठीक है, वैसे ही जो भी हमारी लिटरेरी राइटिंग्स होती है, जो भी हमारे साहित्य में जितनी भी चीज़ें होती है, पोएट्री यानी कविता, ड्रामा, ऐसे, नॉवल, जो भी चीज़ें होती है उन सब का एक जेनरे होता है. ठीक है, जैसे पहले तो ये चीज़ समझो कि जेनरे इम्पॉर्टेंट क्यों होता है. ये चीज़ बुक में नहीं है, पर एक चीज़ समझ लो कि हमें जैसे हमारे कॉलेज में लॉन्ग आंसर्स आते हैं, शॉर्ट आंसर्स आते हैं, तो लॉन्ग आंसर्स में लिखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहिए होता है. एंड हमें वो कंटेंट तभी मिलेगा जब हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में अच्छे से समझ सकें, क्योंकि हम एक ही चीज़ से आगे प्रोड्यूस करके बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं. तो जेनरे इम्पॉर्टेंट क्यों होता है ये समझते हैं पहले. क्योंकि अगर जेनरे के बारे में लिखना आ गया बाय चांस, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आता, पर स्टिल अगर आ गया तो हम जेनरे का पहले तो ईजी मीनिंग लिख सकते हैं. इट इज़ स्टाइल. ठीक है, हाउ ऑन विच स्टाइल एनीथिंग इज़ रिटन, और हम उसकी इम्पॉर्टेंस भी लिख सकते हैं. तो जेनरे की इम्पॉर्टेंस क्या होती है एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. अगर हम कोई भी पेट डॉग या पेट कैट या पेट फिश, मतलब कोई भी पेट पालते हैं, ठीक है, हम कोई भी पेट परचेस करने जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है उसकी ब्रीड जानने में, कि ये डॉग या ये कैट या फिर कोई भी चीज़ है ये कौन सी ब्रीड का है. ठीक है, ब्रीड क्यों जानते हैं हम? क्योंकि हमें ब्रीड से पता लगता है कि वो दिखने में कैसा होगा, हम उससे क्या क्या व्हाट डू वी से,
हम उससे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम मूवीज़ देखने जाते हैं, हमें अगर पता होता है कि ये हॉरर जॉनरे की मूवी है, तो हमें पता होगा कि हाँ ये डरावनी मूवी होगी, हमें डर लगेगा, हम ये उससे एक्सपेक्ट करते हैं। प्लस हमें एक और चीज़ पता चलती है कि राइटर हमसे क्या कहना चाह रहा है, व्हाट द राइटर वांट्स टू कन्वे। ओके, तो चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is again about genre. In its most general sense, genre simply means a sort or type of text. Genre का सिंपल मतलब होता है किसी तरीके की लिखावट, किसी तरीके का टेक्स्ट, कि वो किस टाइप का है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं थ्रिलर, हॉरर मूवी, म्यूजिकल, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेजेडी एंड एट्सेट्रा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखो जेनरे टर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो जेनरे टर्म का ओरिजिन हुआ फ्रॉम लैटिन वर्ड, वेट अ सेकेंड, ओके, फ्रॉम लैटिन वर्ड जीनस। लैटिन वर्ड के जीनस वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ, जिसका मतलब होता है काइंड और टाइप ऑफ एनीथिंग, ठीक है। मतलब ये जीनस हम आप लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ये बस लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्ड्स तक नहीं है, ये हम और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स एक ब्रैकेट में चीज़ भी दे रखी है कि जीनस इन फैक्ट इज स्टिल यूज टू डिस्क्राइब टेक्निकल सेंस ऑफ टाइप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशीज। जैसे मैंने आपको बताया, हमने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, जब हम स्पेशीज को क्लासीफाई करते हैं वी यूज़ द वर्ड जीनस, एंड जेनेरिक इज समथिंग यूज टू मीन्स ब्रॉड और विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ होल टाइप ऑफ अ क्लास। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल जेनेरिक मतलब होता है डैट इज़ जो जिसकी प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी चीज़ को हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस क्लास से उसकी प्रॉपर्टी मिलती है, सो दैट इज़ कॉल्ड जेनेरिक। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है पोइट्री। हम इतने फॉर्म्स के बारे में विल स्टडी, इसमें से 6 फॉर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोनेट, एलिजी, लिरिक, एपिक एंड बैलेड एंड ओड। बाकी जो भी है उनका मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दूंगी, मतलब दे दूंगी, एंड बाकी ऑलमोस्ट 24 और उससे ज़्यादा फॉर्म्स होती है, बट जो इम्पॉर्टेंट है वी विल जस्ट स्टडी दैट। ओके, तो ये आपकी पोएट्री की डेफिनेशन है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दे रखी है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। अगर आपका पोएट्री की डेफिनेशन लिखने को आ गई, तो अगर हम किसी राइटर के नाम से डेफिनेशन लिखें और उनकी दी गई डेफिनेशन लिखें, तो वो ज़्यादा इम्प्रेशन डालता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप किसी एक टॉपिक जब पढ़ते हो, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस अपने माइंड में रखो। तो देखो वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जस्ट अ सेकेंड, पोएट्री इज़ द इट डजंट लुक्स गुड, मैं जूम इन कर देती हूँ, देन यू गाइज विल सी। ओके, थोड़ा सा ब्लर है बट आई होप समझ में आ रहा होगा। पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन कलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। अब देखो इसका मतलब समझो, पोएट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, कविता एक ओवरफ्लो होती है। पहले तो स्पॉन्टेनियस मतलब समझो, स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वाभाविक, ठीक है। जो भी हमारे मन में पावरफुल फीलिंग्स होती है उनका ओवरफ्लो, उनका स्वाभाविक तरीके से उनको लिखना इज़ पोएट्री।
इट टेक्स इट्स ऑरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। अब ये फीलिंग्स आती कहाँ है? ये फीलिंग्स उन इमोशंस से आती है जो ट्रांक्विलिटी में कलेक्ट हुए हो। ट्रांक्विलिटी मीन्स एकांत में, जब हम अकेले बैठे होते हैं तब जो भी इमोशंस आते हैं, दैट इज़ आर फीलिंग्स दैट वी कैन राइट इन पोइट्री। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, सिचुएशन मस्ट स्टिमुलेट पावरफुल इमोशन। अब देखो, अगर आप किसी बहुत इमोशनल सिचुएशन में हो, ठीक है, तो आप पोइट्री लिख सकते हो, क्योंकि वो सिचुएशन क्या होती है, पावरफुल इमोशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर सीरियस इमोशंस पर ही पोइट्री लिखी जाती है। इसके बाद देखो, द फीलिंग्स गिव्स इम्पॉर्टेंट टू द एक्शन। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एलेजी लिखनी है, ठीक है, एलेजी क्या होती है? एलेजी पोइट्री का एक जॉनरे होता है, एक टाइप होता है। एलेजी में हम सैड पोएम्स लिखते हैं, एक शोक गीत होती है एलेजी। एलेजी हम लिखते हैं ज़्यादातर जब किसी की डेथ हो जाती है। अब किसी की डेथ हो गई और किसी पोइट ने एलेजी लिखी, तो एक तो वो अपनी फीलिंग्स कन्वे कर रहा है और वो ये बताना चाह रहा है कि हमें अपने क्लोज्ड वंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वो फीलिंग एक एक्शन को भी साथ साथ इम्पोर्टेंस दे रहा है। ओके, तो आई होप पोइट्री वाला समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ पोइट्री। अब देखो, पोइट्री 2 टाइप्स की होती है। वन इज़ सब्जेक्टिव और पर्सनल पोइट्री, द सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल पोइट्री। पहले सब्जेक्टिव और पर्सनल पोइट्री को देखते हैं। सब्जेक्टिव और पर्सनल पोइट्री क्या होता है? इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, इंस्पायर्ड बाय ओन एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं। मैं आपको दोनों बता देती हूँ, फिर दोनों साथ में रिलेट करने में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल पोइट्री क्या होता है? इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द एक्शंस एंड पैशंस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, लिटिल रेफरेंस टू हिज ओन पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस। चलो अब देखो, अगर कोई पोएट है, ठीक है, देयर इज़ अ पोएट, वो पोएट गए किसी इवेंट में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो मैं या आप हूँ, हमारे स्कूल या कॉलेज में कोई भी इवेंट हो रहा है, फ्रेशर्स पार्टी हो रही है या फिर एनुअल फंक्शन हो रहा है या दिवाली को लेके कोई भी इवेंट हो रहा है, हम उस इवेंट में गए, हमने वहाँ जो देखा, जो सुना, जो ऑब्ज़र्व किया, वो हमने वैसा ही वैसा पोएम में लिख दिया। मतलब वैसा ही वैसा, मतलब स्टोरी टाइप नहीं, पोएम के उससे वैसा वैसा लिख दिया, अपनी पर्सनल फीलिंग्स नहीं डाली उसमें, बस हमने डिस्क्राइब करा कि वहाँ पे क्या हुआ है ना, क्या देखा, क्या क्या परफॉर्मेंसेस हुई। तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल पोइट्री, इंस्पायर्ड बाय द एक्शंस एंड पैशंस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। जो 1 सेकेंड, हाँ, ओके, जो बाहरी दुनिया के एक्शंस को लेके लिखी जाती है। लिटिल रेफरेंस टू हिज ओन पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस। पोएट के अपने इमोशंस को बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब देखो, अगर आप किसी इवेंट के बारे में लिख रहे हो, आप ऐसे कहोगे कि मुझे अच्छा लगा या मुझे बुरा लगा, तो बस ज़्यादातर उतने तक ही लिमिटेड रहती है, बाकी उस इवेंट को डिस्क्राइब करने में होता है। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्टिव और पर्सनल पोइट्री, ये उसका अपोजिट होता है। इसमें पोएट अपनी फीलिंग्स को कन्वे करता है, अपने इमोशंस को कन्वे करता है। जैसे मैंने अभी आपको एलेजी का एग्जाम्पल दिया, तो वो आपकी सब्जेक्टिव में ही आएगा, क्योंकि पोएट उसमें अपना सैड इमोशंस बताता है, शोक गीत होता है क्योंकि वो। तो देखो, इट इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन इंस्पायर्ड बाय ओन एक्सपीरियंसेस, पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स।
तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सब्जेक्टिव और पर्सनल पोइट्री में पोइट्स अपने पर्सनल थॉट्स कन्वे करता है, एंड ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल पोइट्री में पोएट्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखता है। ठीक है, अब हम जो भी टाइप्स ऑफ पोइट्री पढ़ेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ कौन कौन सी होगी। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। यहाँ पे लिख देते हैं। सब्जेक्टिव पोइट्री में आपका लिरिक एंड सोनेट, ओड एंड एलिजी। ओके, ये आएगी आपकी सब्जेक्टिव पोइट्री में। देन ऑब्जेक्टिव पोइट्री में यू विल गेट ballad, epic and idle. Subjective poetry में lyric, sonnet, ode and elegy, and objective poetry में ballad, epic and idle. Okay, now let's move to the next topic. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोएटिक फॉर्म। इसको ध्यान से समझना। दिस इज़ द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। फॉर्म होता है द अपीयरेंस, किसी चीज़ का अपीयरेंस, मतलब कोई चीज़ दिखने में कैसी है। ठीक है, देन वी हैव लाइन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर ऑन वन लाइन ऑफ द पोएम। लाइन होती है एक जो लाइन दी हो जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो पोएम में। ठीक है, शब्दों को मिला के जो एक पंक्ति बनी हो, दैट इज लाइन। स्टैंजा होता है अ ग्रुप ऑफ लाइन्स अरेंज्ड टुगेदर, जब हम बहुत सारी लाइन्स को एक साथ अरेंज करके एक पोएम बना दें, दैट इज अ स्टैंजा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाट इज़ पोएटिक फॉर्म, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिख लो। पोएटिक फॉर्म इज़ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम, कॉमा विच इंक्लूड्स, कॉमा among other things, comma the length of lines, comma their rhythms, rhythms, their rhythms, comma the system of rhymes, 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 and repetition, repetition. In this sense, comma, the term poetic form is usually reserved, reserved, is usually reserved for the type of poem where these features, features, have been shaped. अब इसका मतलब समझो। द फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम, मतलब एक पोएम दिखने में कैसी है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। लेंथ ऑफ लाइन्स, कितनी लाइन्स है। ठीक है, आफ्टर दैट देयर रिदम्स, उनकी रिदम कैसी है। द सिस्टम ऑफ राइम्स एंड रेपिटेशन, मतलब उसमें कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी लाइन रिपीट हो रही है। ठीक है, इन सबको मिला के बनता है पोएटिक फॉर्म। After this, हम पूरी डेफिनेशन लिख लो पहले। हमने लिखा था इन दिस सेंस द टर्म पोएटिक फॉर्म इज़ यूजुअली रिजर्व्ड फॉर द टाइप ऑफ पोएम वेयर दिस फीचर्स हैव बीन शेप्ड। उसके आगे लिखो इनटू अ पैटर्न, कॉमा स्पेशली अ फेमिलियर पैटर्न। ठीक है, एक बार पूरी डेफिनेशन बोल देती हूँ स्टार्टिंग से।
poetic form is the physical structure of a poem, which includes, among other things, the length of lines, their rhythms, the system of rhymes and repetition. In this sense, the term poetic form is usually reserved for the type of poem where these features have been shaped into a pattern, especially a familiar pattern. Chalo, let's move to the next topic, the first poetic form, sonnet. अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. चलो, सोनेट होता है अ 14 लाइन लिरिक पोएम. ये एक पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती है. ठीक है, ये कैसी होती है? दिस इज़ शॉर्ट, ज़्यादा लंबी नहीं होती, छोटी होती है. पर्सनल पोएम. अब देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है पर्सनल पोएम. अब पर्सनल पोएम से आप क्या समझते हो कि ये एक सब्जेक्टिव पोइट्री है, क्योंकि यहाँ पे पोएट अपने पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, पैशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को ला रहा है. ठीक है, एक और चीज़, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, अभी नहीं, कल वाला जो यूनिट होगा, सॉरी यूनिट तो फर्स्ट ही होगा कल भी, बट उसका दूसरा पार्ट आएगा ड्रामा, तो उसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी. बट जो आज वाला टॉपिक है उसके मैं नोट्स प्रोवाइड आपको थोड़े दिन में कर दूँगी. जब भी होंगे मैं आपको वीडियो में बता दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. चलो, लेट्स कंटिन्यू. जो लिरिक होता है वो शॉर्ट और पर्सनल पोएम होती है. अब ये क्या एक्सप्रेस करती है? ये एक्सप्रेस करती है पोएट के थॉट्स एंड फीलिंग्स. ज़्यादातर ये क्या होती है, ज़्यादातर ये लव पोएम्स को लिखने के लिए सोनेट यूज़ हुआ होता है. ठीक है, अब ये सोनेट कैसे लिखा होता है? इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. अब देखो, व्हाट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर? Iambic refers to the name of the fort which is composed of a weaker syllable followed by a accented syllable. अब कोई भी पोएम्स लिखते हैं उनमें syllables होते हैं. ठीक है, कोई भी पोएम जिनमें पहले वीकर syllable आता है फिर accented syllable आता है, दैट इज़ आयम्बिक पैरामीटर. ये वाला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, ओनली हैव टू राइट टिल हियर. ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए है. अब देखो, ये लिख सकते हो कि द बेसिक लाइन ऑफ अ सोनेट रीड्स डा डम डा डम डा डम डा डम डा डम, विथ डा बीइंग द वीकर सिलेबल एंड डम द एक्सेंटेड सिलेबल. शॉर्ट सिलेबल होता है, देन वो फॉलोड होता है बाय अ लॉन्ग सिलेबल. ठीक है, आई होप इससे आपको अंडरस्टैंड हो गया हो. चलो, लेट्स मूव. सॉनेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. सॉनेट्स 3 टाइप्स के होते हैं. एक चीज़ पहले लिख लो, पहले सॉनेट के बारे में लिख लो. आई एम डिक्टेटिंग. द सॉनेट फॉर्म कॉमा रेफरिंग टू यूरोपियन लिटरेचर कॉमा is a popular systematic arrangement of 14 lines in form of a stanza. The sonnet form, referring to European literature, is a popular systematic arrangement of 14 lines in form of a stanza. चलो, अब देखो, sonnet 3 types के होते हैं. First one is Petrarchan sonnet form. यहाँ पे एक चीज़ और लिखना इसी में कि जो sonnet होता है वो इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो है देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस. इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज़ सोनेटा, और इसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड. चलो, now let's continue with our first form of sonnet. जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है दैट इज़ पेट्रार्कन सोनेट.
इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का। ऑक्टेव में क्या होता है, ऑक्टेव में एक प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है, एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करता है जो पोएट होता है। उसके बाद आता है वॉल्टा। वॉल्टा ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में होता है, जहाँ से ऑक्टेव ख़त्म होता है एंड सेस्टेट शुरू होता है, वहाँ पे आता है वॉल्टा। देन वी हैव सेस्टेट। सेस्टेट 6 लाइन्स का होता है। एज मैंने पहले भी बताया कि सोनेट इन टोटल 14 लाइन्स का होता है। अब देखो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8 लाइन्स ऑफ ऑक्टेव एंड 6 लाइन्स ऑफ सेस्टेट। और देखो ऑक्टेव में तो एक प्रॉब्लम दे दी पोएट ने, अब सेस्टेट में वो पोएट उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है, एज सिंपल एज। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, My world before you came was black and white, no shades of grey, no varied hues to see. But then each day was wonderful and bright because you brought the color back to me. Look there, a sky so vast and deeply blue, green grass that gleams so brightly as a jewel, with golden yellow flowers peeking through, reflected in your eyes, pure crystal pools. अब देखो ये कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर दिस हमारा ये तो हो गया ऑक्टेव, ठीक है। यहाँ पे पोएट ने क्या प्रॉब्लम बताई कि ये सोनेट है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सोनेट ज़्यादातर लव सॉन्ग्स होते हैं, ज़्यादातर प्यार के ऊपर बने होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कोई लड़का है या लड़की है जो भी है, वो कह रहा या कह रही है कि जब तुम मेरी दुनिया में नहीं थे तो मेरी दुनिया काली सफ़ेद थी, उसमें कोई भी रंग नहीं थे, पर जब तुम आए मेरी ज़िंदगी में रंग आ गए। अब वॉल्टा में क्या होता है, बट देन यू लेफ्ट वन स्टॉर्मी विंटर्स डे, पर फिर तुम फिर से मुझे छोड़ के चले गए। अब देखो सेस्टेट शुरू होती है, कितनी लाइन्स है इसमें, 1 2 3 4 5 एंड एक लाइन वॉल्टा की 6, क्योंकि वहीं से ऑक्टेव ख़त्म हुआ है एंड वहीं से सेस्टेट शुरू है। ये याद रखना कि वॉल्टा कोई भी वॉल्टा की लाइन नहीं होती। आप ऐसा सोचो कि 8 लाइन ऑक्टेव की, 6 सेस्टेट की एंड 1 वॉल्टा की। लाइन्स ऑक्टेव की होती है एंड सेस्टेट की होती है। वॉल्टा बस उन दोनों के बीच में जहाँ ऑक्टेव ख़त्म हो एंड सेस्टेट शुरू हो, उस एक लाइन को वी से वॉल्टा। चलो अब सॉल्यूशन क्या देता है पोएट सेस्टेट में कि एंड टुक विथ यू द गिफ्ट यू हैड bestowed, all yellows, blues and greens faded away, my eyes were left to see in black white mode, yet maybe when the spring returns one more I might recall the vibrant days of yore। तो पोएट कहता है कि तो जो तुमने मुझे तोहफ़ा दिया था वो भी तुम ले गई, सारे कलर्स चले गए, मेरी आइज़ फिर से ब्लैक एंड वाइट मोड में आ गई, पर जब फिर से स्प्रिंग आएगा तो मैं उन दिनों को याद करूँगा। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है सोनेट का, शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। इसमें भी 14 लाइन्स होती है, क्योंकि सारे सोनेट में 14 लाइन्स ही होती है। ये भी आयम्बिक पेंटामेटर में लिखा होता है। A pattern of an unstressed syllable followed by a stressed syllable repeated 5 times। देखो पेंटा मीन्स होता है 5, पेंटा रेफर्स टू 5 एंड आयम्बिक मैंने बता दिया आपको, पहले अनस्ट्रेस होता है सिलेबल, फिर स्ट्रेस होता है। ये हमने पढ़ लिया, डाडम 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 ऊपर हमने पढ़ा था अभी। तो इसी को कहते हैं आयम्बिक पैरामीटर। ऐसी ही एक पैटर्न 5 टाइम्स फॉलो की जाती है एक पोएम में, ठीक है। अब देखो शेक्सपियर सोनेट की राइम स्कीम कैसी होती है, BAB। इसके फर्स्ट क्वार्टरेन में आती है राइम स्कीम BAB, सेकेंड क्वार्टरेन में होती है CD, थर्ड क्वार्टरेन में होती है EF,
एंड द लास्ट 2 लाइन्स आर अ राइमिंग कपलेट। जी देखो, फर्स्ट क्वार्टरेन की पहली लाइन बी, दूसरी लाइन ए एंड थर्ड लाइन बी, बी ए बी। फर्स्ट क्वार्टरेन की फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम करती है। अब सेकेंड क्वार्टरेन देखो, सी डी सी डी। सेकेंड क्वार्टरेन की फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती है एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम करती है। फिर थर्ड क्वार्टरेन की है ई एफ अगेन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम करती है। देन वी हैव द लास्ट 2 लाइन्स जी, वो आपस में दोनों लाइन्स राइम करती है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे मतलब वैसे क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, बट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब ये वाला सी डी ई एफ एक ही पैटर्न है तो हमने फिर से उसको सी डी क्यों ही नहीं लिखा? क्योंकि जो सी डी वाला है एंड ई एफ वाला है उनकी राइमिंग अलग है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, द वॉल्टा इज एट द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टरेन। थर्ड क्वार्टरेन के बाद क्या आती है? 2 लाइन्स आती है जो राइम में होती है, उनसे पहले आता है वॉल्टा। ठीक है, ट्रांजिशन जो हमने अभी पढ़ा, वॉल्टा थर्ड क्वार्टरेन एंड लास्ट 2 लाइन्स के बीच में आता है। द राइमिंग कपलेट इज ऑफन अ समरी ऑफ द पोएम्स आइडिया बट विद अ सटल चेंज इन थॉट। जो लास्ट 2 लाइन्स होती है उसमें पूरी पोएम का सार दिया गया है, पूरी पोएम की समरी दी गई है, पर उसमें थॉट्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। ओके, जैसे हमने अभी पढ़ा था ऊपर वाली पोएम में, पहले पोएट बहुत सैड था, फिर वो हैप्पी हुआ, फिर वो फिर से सैड हो गया, बट लास्ट में उसके मन में एक होप आया कि स्प्रिंग में मैं फिर से उन यादों को रिकॉल करके फिर से हैप्पी होऊंगा। ओके, आई होप समझ आ गया हो। नाउ लेट्स मूव टू द third and last sonnet, that is Spenserian sonnet। तो देखो, Spenserian sonnet is another English sonnet form used primarily by medieval author Edmund Spenser। तो ये फॉर्म ज़्यादातर एडमंड स्पेंसर द्वारा यूज़ हुआ करती थी। ये एक मेडिवल ऑथर थे। It is also written using 3 quatrains and 1 couplet। जैसे हमने अपना शेक्सपियरियन सोनेट देखा, ये भी वैसे ही लिखा जाता है। इनमें भी 3 क्वार्टरेंस होते हैं, मतलब जैसे हमने ऊपर देखा ना, बी ए बी 1 क्वार्टरेन हो गया, सेकेंड क्वार्टरेन हो गया, 3 क्वार्टरेन हो गया, एंड देन वी हैव 1 कपलेट, मतलब 2 लाइन्स जो आपस में राइम कर रही हो। राइम स्कीम, सॉरी यहाँ पे 1 मोर आएगा क्योंकि इट इज़ अ क्वार्टरियन, 1 मोर लाइन आएगी। तो देखो राइम स्कीम क्या होती है, ए बी अगेन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम कर रही है, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम कर रही है। इसमें भी सेम ही रहेगी, बी सी एंड सी डी। देन लास्ट हमारी कपलेट में आती है ई, वो दोनों आपस में राइम कर रही होती है। I'm सॉरी, बहुत गंदा लिखा है, बट आई प्रॉमिस दैट आई विल गेट बेटर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो, like the Shakespearean form, Spenserian sonnets are written as a single stanza। ये एक ही स्टैंजा में लिखा जाता है, इन सिंगल स्टैंजा लिखा जाता है। जैसे हमने शेक्सपियरियन फॉर्म में देखा, उसमें नहीं दी थी ये इन्फॉर्मेशन, पर यहाँ से हमें पता लग रहा है कि शेक्सपियरियन भी सिंगल स्टैंजा में लिखा जाता है। ओके, तो ये फॉर्म कंप्लीट हो गई। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ, मतलब लिखवा देती हूँ, तो वो मैं डिक्टेट करूँगी एंड आप लिख लेना, ठीक है। तो सोनेट के जो पायोनियर्स थे, लेट मी राइट इट फॉर यू। पायोनियर्स मतलब
जिन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सोनेट के पायोनियर्स थे पेट्रार्क, दिस इज सी, ओके, दिस इज सी, पेट्रार्क एंड Dante, Patrarch and Dante. फिर पेट्रार्कियन मॉडल, क्योंकि पेट्रार्क ने ही सोनेट का फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था तो उनके ऊपर ही पेट्रार्कियन मॉडल का नाम पड़ा है। एंड उन्होंने ही पेट्रार्क जो थे उन्होंने ही सोनेट को 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सी फॉर्म्स थी? ऑक्टेव एंड सेस्टेट। इन्होंने ही 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया था, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। चलो अब देखो, एक वर्ड्सवर्थ का क्यूट लिख लो जो आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में लिखने को। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम किसी राइटर का क्यूट लिखें तो जो भी हम फैक्ट बताते हैं सो इट अप्रूव्स द फैक्ट, तो वो ज़्यादा इम्प्रेशन बनाता है। वर्ड्सवर्थ का क्यूट है स्कॉर्न नॉट द सोनेट, स्कॉर्न नॉट द sonnet, comma, critic, comma, for in them one second, huh? Wordsworth scorned not the sonnet critic, for in them with this key Shakespeare unlocked his heart। चलो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, ओके, एक बार पढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ का क्यूट है स्कॉर्न नॉट द सोनेट क्रिटिक, फॉर इन देम विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। ये आप लिख सकते हो, ये आपके एग्ज़ाम में लिखने से ज़्यादा आपका पेपर ज़्यादा इम्प्रेशन बनाएगा। एज आई सेड, किसी राइटर का क्यूट लिखना बहुत हेल्पफुल रहता है। 1 सेकेंड, मैं देख लूँ कुछ बचा तो नहीं, देन वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक चीज़ और लिखो, शेक्सपियर जो थे उनकी फेवरेट थीम थी टाइम एंड लव। शेक्सपियर की फेवरेट थीम थी टाइम एंड लव। एंड पेट्रार्कन मॉडल को हम इटालियन फॉर्म ऑफ सोनेट भी बोलते हैं। लिख देती हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इटालियन फॉर्म ऑफ सोनेट, क्योंकि जो सोनेट था वो इटालियन वर्ड से ही डिराइव हुआ था। दैट मीन्स अ लिटिल साउंड, और वर्ड क्या था? सोनेटा, SONATA। आफ्टर दिस, हाँ, और जो पेट्रार्कन थे वो भी एक इटालियन पोएट थे। इसके बाद मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड DG रॉसेटी ने भी इस फॉर्म को अडॉप्ट किया था। मिल्टन, वर्ड्सवर्थ
and D.G. Rossetti. चलो, नाउ नेक्स्ट वन इज़ शेक्सपियर का मैंने लिखवा दिया कि उनकी फेवरेट थीम थी टाइम एंड लव। एक डाउडन का भी लिख लो, डाउडन का एक क्यूट लिखो। डाउडन, उन्होंने कहा कि आई बिलीव दैट Shakespeare's sonnets express his own feelings in his own person. डाउडन कहते हैं कि शेक्सपियर के जो सोनेट्स होते हैं वो उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं पर्सनली, ठीक है। डाउडन, आई बिलीव दैट शेक्सपियर सोनेट्स एक्सप्रेस हिज ओन फीलिंग्स इन हिज ओन पर्सन। चलो, एंड जो शेक्सपियर ने सोनेट लिखे थे वो ज़्यादातर किनको एड्रेस करते हैं? एक तो डार्क लेडी और एक उनके फ्रेंड थे मिस्टर WH। ओके, इतना इनफ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री, दैट इज एलिजी। ये बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट एंड सिंपल। 1 second. An elegy is a poem that mourns the death of a person or laments something lost, a meditation on the nature of death. एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जो अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर दुख जताती है ये कविता। ये एक शोक गीत होता है। दिस इज अ शोक गीत। ओके, a meditation on the nature of death. Is lyrical rather than its primary purpose is to express feelings and insights about its subject rather than to tell a story. इसमें देखो, सोनेट में तो आप फीलिंग्स भी बता रहे हो प्लस आप एक स्टोरी भी बता रहे हो कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। एक प्रॉब्लम दे दी, फिर लास्ट में उसका सोल्यूशन दे दिया। बट एलिजी में हम क्या करते हैं? एलिजी में ज़्यादा से ज़्यादा हम बस अपनी फीलिंग्स कन्वे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड सॉरो वाइल ऑल्सो प्रेजिंग द डिसीज्ड एंड कमेंटिंग ऑन मीनिंग ऑफ द डिसीज टाइम ऑन अर्थ। इसमें हम लॉस, किसी को खोने, एंड सॉरो, दुख की फीलिंग्स को जताते हैं। इसमें एक चीज़ देखो कि एक तो इसमें हम किसी के डेथ के ऊपर लिखते हैं, प्लस हम किसी और चीज़ पे भी लिख सकते हैं इसको, कि हमारी लाइफ कितनी छोटी होती है उस पर दुख जताते हुए, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ डिक्टेट करती हूँ, आप वो लिखो। इसकी डेफिनेशन तो इसमें लिख दी है, आप लिखोगे अब कि ये किस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो लिखो, इन ग्रीस GREECE, in Greece the term elegy was widely used for any poem written in the elegiac measure,
ELEGIAC, allergic. MEASURE, measure. मतलब ग्रीस में एलर्जी यूज़ होती थी एलर्जिक मेजर में लिखने के लिए, मतलब शोक गीत लिखने के लिए जो एक विशेष दोहा यूज़ होता है, उस फॉर्म में जो भी पोएम लिखी जाती थी उसको ग्रीस में बोला जाता था एलिजी। ठीक है, फिर कॉमा बनाओ और लिखो अ कपलेट, COUPLET। कपलेट हमने अभी पढ़ा, जो दो लाइंस होती है एक दूसरे से राइम करती है। अ कपलेट composed of a dactylic, DACTYLIC, a dactylic hexameter, 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 followed by a dactylic pentameter, PENTAMETER, followed by a dactylic pentameter, was ranked as an LJ, comma, whatever its theme might be. इसका मतलब क्या है, जो ग्रीस में था वो एलिजी एक विशेष दोहा, मतलब इतनी लाइन्स होनी चाहिए, इतने उसमें राइमिंग करनी चाहिए, तब वो एलिजी होती थी। उनको ये मतलब नहीं होता था कि उसकी थीम क्या है, कि वो रोने वाला है, हंसने वाला है, कैसा भी है। अगर उसकी एक लाइन में इतने वर्ड्स एंड ऐसे ऐसे राइम करते हो तो उसको एलिजी बोल देते थे। ठीक है, बट इन इंग्लिश लिटरेचर एलिजी टेक्स इट्स नेम from its subject matter, not from its form. पर इंग्लिश में क्या होता है, ये मतलब नहीं होता कि उसकी फॉर्म कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एलिजी उसी पोएम को कहा जाता है जिसका सब्जेक्ट मैटर इमोशनल होता है या फिर एक सैड सॉन्ग होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक लास्ट चीज़ देखो, फिर मैं आपको इसके थोड़े एग्जाम्पल्स बता दूंगी। लास्ट चीज़ देखो, एलिजी 2 टाइप्स की होती है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल एलिजी में क्या होता है, एक पोएट अपने फ्रेंड या जो भी उसके रिलेशन में हो उसके डेथ को मॉर्न करता है, दैट इज पर्सनल एलिजी। ठीक है, एंड इम्पर्सनल एलिजी में क्या होता है, पोएट जनरल फेट ऑफ मैनकाइंड को लैमेंट करता है। लैमेंट करना मतलब ग्रीफ या सॉरो दिखाना, दुख दिखाना, जनरल फेट ऑफ मैनकाइंड, जो भी हमारी ज़िंदगी में ख़राब चीज़ें होती हैं उनके ऊपर दुख दिखाना। ठीक है, मतलब पर्सनल में पोएट जो उसके पर्सनल दुख है वो बताता है कि मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई, या मेरे कोई रिलेशन में था क्लोज फ्रेंड, उसकी डेथ हो गई। इम्पर्सनल में पोएट ऐसी चीज़ बताता है जो खाली पर्सनली उसके लिए ही दुख की चीज़ ना हो, बट और भी लोगों के लिए दुख की चीज़ हो। चलो, अब मैं आपको लिखवा देती हूँ थोड़ी एलजेस के एग्जाम्पल्स जो आप आंसर्स में लिख पाओ। तो फर्स्ट है चार्ल्स वुल्फस्की, द burial of Sir John Moore। ठीक है, एंड नेक्स्ट है टेनिसन्स की। वैसे ये सब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगी, तो अगर आप साथ साथ लिख लोगे तो इट वुड बी मोर हेल्पफुल। टेनिसन्स की ब्रेक। ये दोनों है पर्सनल एलर्जीज, दीज बोथ आर पर्सनल एलर्जीज। ये उनके किसी क्लोज वंस के
डेथ से रिलेटेड है, ठीक है। दीज आर पर्सनल एलर्जीज। इसके बाद देखो मैथ्यू एरनोल्ड्सकी रग्बी रग्बी चैपल। इसमें क्या करते हैं वो, इसमें वो अपने फादर की डेथ के बारे में दुख प्रकट करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी दिखाते हैं कि ह्यूमन लाइफ कितनी यूजलेस और कितनी पॉइंटलेस होती है। अब देखो, एक तो वो इसमें पर्सनल चीज़ भी कर रहे हैं, पर साथ ही साथ इसमें वो इम्पर्सनल चीज़ को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो टेनिसन्स की एक और लिख लो। टेनिसन्स की एक और एलर्जी भी है, टेनिसन्स इन मेमोरियम। उनके फ्रेंड अर्थर हेलाम के डेथ के ऊपर है ये पोएम, एलिजी। चलो हो गया। अब देखो मैं ये सभी रेस कर देती हूँ एंड फिर हम एलिजी का एक टाइप पढ़ते हैं, दैट इज पैस्टोरल एलिजी। ये रेस नहीं हो रहा, आई राइट हियर। ये वाला ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैस्टोरल, PASTORAL एलिजी। इसमें क्या होता है, ये मॉर्नर और जो मॉर्न करता है, जिसके लिए वो मॉर्न करता है, दोनों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। एक तो मॉर्नर जो दुख प्रकट कर रहा है, एंड फॉर हुम ही मॉर्न्स, जिसके लिए वो दुख प्रकट कर रहा है, दोनों के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। पैस्टोरल एलर्जी, दोनों मॉर्नर जो दुख प्रकट कर रहा है, फॉर हुम ही मॉर्न्स, जिसके लिए दुख प्रकट कर रहा है, दोनों के बारे में बताए जाते हैं, ठीक है। और जिसके लिए वो दुख प्रकट कर रहा है वो भी यूजुअली एक पोएट ही होता है, ठीक है। और उसको कैसे कहते हैं, एज शेपर्ड, एक चरहावे जैसा होता है। जो चरहावा होता है ना, एज शेपर्ड। अब देखो पैस्टोरल वर्ड के बारे में लिख लो। उसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड पैस्चर से, विच मीन्स टू ग्रेस, चढ़ाना, ओके, टू ग्रेस। अब एक जो पैस्टोरल एलिजी थी, उनके सबसे फेमस राइटर्स कौन थे, सबसे फेमस प्रैक्टिशनर्स थे उनके, बायन एंड मॉस्कस। ओके। चलो इतना बहुत है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैं ये वीडियो 2 पार्ट्स में डालूँगी आई थिंक। अगर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई सो आई विल अपलोड इट इन 2 पार्ट्स। Okay, our next one is ode. Ode is a poem
that is written for an occasion or on a particular subject. It is an elaborately structured poem praising or glorifying an event or individual, describing nature, etc. देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये प्रशंसा गीत होती है, ठीक है, प्रशंसा गीत होती है, इसमें किसी के बारे में तारीफ की जाती है. ओके. द इंग्लिश ओड्स मोस्ट कॉमन राइम स्कीम इज ABA, BCD, ECDE. इसकी मोस्ट कॉमन राइमिंग स्कीम होती है ABA, BCD, ECDE. इतना समझ आ गया. नाउ यहाँ पे कीट्स की एक पोएम दी गई है, दैट इज़ एन ओड टू ऑटम. इसमें क्या करते हैं कीट्स, एक बहुत लवली ऑटम डे को डिस्क्राइब करते हैं. आफ्टर एंजॉइंग अ लवली ऑटम डे ही डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंस. वो अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं एक लेटर में अपने फ्रेंड रेनॉल्ड्स को. ओके. तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो ऑटम के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं. ओके. अब देखो, ओड ओड किसने इन्वेंट की. एक लैटिन पोएट थे पिंडर. उन्होंने ओड को इन्वेंट किया. ओके. ओड ग्रीक वर्ड से आता है. ओड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है टू सिंग. चलो, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ ओड. 3 टाइप्स ऑफ ओड दी जाती है. पहले इसको पढ़ लेते हैं. Ode, a lyric poem that pays respect to a person or thing usually directly addressed by speaker. ये तो हमने समझ ही लिया. पिंडेरिक ओड. फर्स्ट ओड होती है पिंडेरिक ओड. ये ओड क्या होती है, ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है. इट्स फर्स्ट, इसको 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. पिंडेरिक ओड को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, 3 स्टैंजाज में. पहला स्टैंजा जो इसका होता है, फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोफ, STROPHE, स्ट्रोफ. सेकंड पार्ट को बोलते हैं एंटी स्ट्रोफ. एंड थर्ड पार्ट इज एपोड. ओके. अब देखो, अगर आपको इसके ऊपर लिखने को आ गया एक नोट, तो आप क्या लिखोगे. आई डिक्टेट इट फॉर यू. 1 सेकेंड, मैं पेज खोल लूँ जहाँ पे मैंने लिखा है. ओके. चलो लिखो, पिंडेरिक ओड. पिंडेरिक की स्पेलिंग आपको दिख रही होगी ऑन द स्क्रीन. पिंडेरिक ओड इज एन ओड which is written on the model of Pindar. पिंडर की भी स्पेलिंग स्क्रीन में है, PINDAR, कॉमा, द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ एंशियंट ग्रीस. द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ एंशियंट ग्रीस. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन पे लिखो, द पिंडेरिक ओड इज नेम्ड आफ्टर हिम. द पिंडेरिक ओड इज नेम्ड आफ्टर हिम. ही वॉज द फादर ऑफ पिंडेरिक ओड. पिंडेरिक ओड का एक और नाम होता है, पिंडेरिक ओड इज ऑल्सो नोन एज कॉरिक ओड, CHORICODE, कॉरिक ओड. ओके. फिर लिखो, सच ओड्स वर रिटन. पिंडेरिक ओड्स देखो 3 टाइप्स के ओड्स आई टेल यू, पिंडेरिक, होरेशियन एंड इरेगुलर. जो पिंडेरिक ओड होते हैं वो ज़्यादातर किसी भगवान या किसी बहुत महान व्यक्ति या किसी एथलीट की तारीफ पे लिखा जाता है. ठीक है. सो राइट इट डाउन. सच ओड्स वर रिटन generally in honor of the gods
of the gods, or to sing the triumphs, triumphs, triumphs or victories of rulers or athletes. Such odes were written generally in honor of the gods or to sing the triumphs or victories of a ruler or athletes. इसीलिए इसको ट्रियम्फियल ओड भी कहा जाता है. ट्रियम्फियल ओड. एक चीज़ ध्यान रखना, हम यहाँ पे ओनली ओड, खाली ओड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट पिंडेरिक ओड. ठीक है. क्रोकोरिक ओड और ट्रियम्फियल ओड, खाली पिंडेरिक ओड को ही कहा जाता है. होरेशियन एंड इरेगुलर ओड के उसमें मत लिखाना. ओके. फिर आगे लिखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. द पिंडेरिक ओड हैज़ अ फिक्स्ड स्टैंजा. The Pindaric ode has a fixed stanza structure or pattern. Okay, इतना हो गया. अब आपको एक 2-3 एग्जाम्पल्स बता देती हूँ. लिखो काउली, COW, वेट मैं लिख ही देती हूँ. COWLEY. Cowley used this ode for the first time in England. And then it was used by Shelley, SHELLEY, Shelley. His कौन सी ओड लिखी थी उन्होंने. ओड टू लिबर्टी. लिबर्टी के बारे में उन्होंने तारीफ की थी, प्रशंसा की थी. ओके. अब एक ओड है वर्ड्सवर्थ की. मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ. वर्ड्सवर्थ, WRD, वर्ड्सवर्थ ode on the intimations of immortality. और टेनिसन्स की ओड है Tennyson's ode on the death of Duke Wellington. ठीक है, इतना हो गया. अब नेक्स्ट देखो होरेशियन ओड. होरेशियन ओड क्या होती है. इसमें बस एक टाइप का स्टैंजा होता है. ठीक है. अब इसके बारे में नोट लिख लो अबाउट होरेशियन ओड. लिखो इट इज़ नेम्ड आफ्टर द लैटिन पोएट. It is named after the Latin poet Horace. HORACE, Horace, who adopted the Pindaric form of ode with some far-reaching modifications. This ode may be rhymed or unrhymed. The ode is personal without any elaboration.
ELABORATION without any elaboration, and complexity of the Pindaric. Pindaric ode में क्या होता है? That is a choric ode. उसको बहुत सारे लोग गा सकते हैं. But Horatian ode is personal ode. ठीक है? It is not choric. चलो. Next is irregular ode. Irregular को Cowleyan ode भी कहा जाता है. It was also known as Cowleyan ode. लिख लो. Now I don't have space. COWLEYAN Cowleyan ode. पहले आप Horatian ode का एग्जाम्पल लिखो. कहाँ पे लिखो? Let's write here. ओके. Horatian ode के एग्जाम्पल लिख लो. पहला एग्जाम्पल है ड्राइडेंस की heroic stanzas on the death of Cromwell. अगर आप ये सब अच्छे से लिख लोगे तो आपको बुक से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सेकंड है, मतलब ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी. सेकंड इज पोप्स ओड ऑन सॉलिट्यूड. ठीक है. थर्ड है कॉलिंस ओड ऑन सिंप्लिसिटी. सादगी के ऊपर वो सादगी के बारे में प्रशंसा करते हैं. ठीक है, कि हाउ सिंप्लिसिटी इज मतलब सिंप्लिसिटी की वो तारीफ करते हैं. ओके. अब देखो इरेगुलर ओड के बारे में लिखो. नेम्ड आफ्टर 18th century poet Abraham Abraham Cowley Abraham Cowley. फिर full stop. After that write has the elements of an ode but does not strictly follow the Pindaric or Horatian form. अब देखो आपको 2 ओड्स और लिख लो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकती है. एक लिखो कीट्स की ओड ऑन मेलनकली एंड सेकंड लिखो शेलीज की ओड टू द वेस्ट विंड. एंड एक और लिखो लास्ट. नहीं, अभी लास्ट नहीं है, अभी 2 और बताऊंगी आपको. कीट्स की है वो भी, अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है सो वी हैव टू राइट इट. वर्ड्सवर्थ की ओड टू ड्यूटी. देन कीट्स की एक तो हमने देख ली, ओड टू ऑटम थी जो, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड सेकंड इज ओड टू नाइटिंगेल. अब जल्दी इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पोएटिक फॉर्म. इसका लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लिरिक्स एंड ओड. ठीक है, लिरिक और ओड में क्या डिफरेंस होता है. एक काम करती हूँ, मैं पहले आपको लिरिक पढ़ा देती हूँ, देन वी विल सी दिस टॉपिक. क्योंकि अगर आप बिना लिरिक को पढ़े हुए ये वाला टॉपिक पढ़ोगे देन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. अगर आप लिरिक पढ़ोगे देन आपका रिवीजन भी हो जाएगा
और अच्छे से भी आ जाएगा। पहले इन सबको इरेज कर दूँ। ओके, डन। चलो, नाउ लेट्स मूव टू लिरिक। ओके, ओके, तो लिरिक को देखो। लिरिक क्या होता है? एक पोएट की पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। इट इज़ अ सब्जेक्टिव पोइट्री। जो पुरानी लिरिक पोएम्स होती थी वो एंशियंट ग्रीक्स गाते थे टू द अकम्पेनिमेंट ऑफ अ लायर। मतलब जो पुराने ग्रीक लोग थे वो एक लायर क्या होता था? इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट जिसके ट्यून पे वो ये लिरिक गाया करते थे। No longer sung but still often have a musical feeling and song-like structure. तो चलो लिरिक के ऊपर एक नोट लिख लो। A lyric is a Greek song it was sung by a single voice to the accompaniment that is on screen, accompaniment of a Greek musical instrument, lyre, Lyre, of a Greek musical instrument, lyre. ओके, अब देखो, जो ग्रीक सॉन्ग था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। दो पार्ट्स में उसको विभाजित किया गया था ग्रीक सॉन्ग को। ओके, फर्स्ट वॉज लिरिक एंड सेकेंड वॉज मेलिक। मेलिक एक कोरिक सॉन्ग था जो कलेक्टिवली बहुत सारे लोग गाया करते थे एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ, ठीक है। और लिरिक के दो ट्रेट्स हैं। वो एक्सप्रेस करता है एक सिंगल इमोशन को। उसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ गए। इट्स फर्स्ट ट्रेट इज इट हैज़ एन एक्सप्रेशन, लिख लो, इट हैज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल इमोशन। और इसकी सेकेंड ट्रेट है इट इज़ अ म्यूजिकल कंपोजिशन, ठीक है। और ये एक सब्जेक्टिव पोएट होती है। ये पोएट के इमोशन को एक्सप्रेस करती है, शॉर्ट होती है, इसकी बिगनिंग बहुत फायरी होती है, ठीक है। और इसकी 3 पार्ट्स होते हैं। पहले इसकी बिगनिंग बहुत फायरी होती है, सेकंड पार्ट में ज़्यादातर पोएम आती है, ठीक है। सेकंड पार्ट फॉर्म्स द बल्क ऑफ अ पोएम। उसमें थॉट्स, जो इमोशन से पोएट को थॉट्स आते हैं वो लिखे होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट एंड होता है पोएम का, जिसमें पोएट इनिशियल मूड में आ जाता है, रीज़न के इनिशियल मूड में आ जाता है, ओके। एक और चीज़ है इसमें कि जो लिरिक होता है वो दिल को ज़्यादा लगता है दिमाग से ज़्यादा, ओके। अ लिरिक अपील्स मोर टू द हार्ट देन टू द इंटेलेक्ट। चलो, लिरिक में तो इतना ही है। एंड आपको एग्जाम्पल्स लिखवा दूँ लिरिक के। एग्जाम्पल्स लिख लो। एक और चीज़ लिख लो, लिखो द एलिजाबेथन्स, द ELIZABETHANS, the Elizabethans were great lyricists. LYRICISTS were great lyricists during the Romantic Age. During the Romantic Age, Shelley, SHELLEY, Shelley was the greatest lyric poet. Was the greatest lyric poet. Poetry gushes
poetry, Gusheshes, gushes forth from his heart. Forth from his heart. अब देखो, AC स्विनबर्न ने शैले को बोला है कि वो परफेक्ट सिंगिंग गॉड थे. द परफेक्ट सिंगिंग गॉड. AC Swinburne has called him the perfect singing god. His soul came out in his lyrics. His soul came out in his lyrics. His heart flowed out in his songs. His heart flowed out in his songs. कितना सुंदर लिख रखा है. उनकी आत्मा उनके लिरिक्स में निकल आती थी. उनका दिल उनके गानों में बह जाता था. His very personality melted into his songs. उनका व्यक्तित्व उनके गानों में पिघल जाता था. Until ceased to be a man and became a voice, a lyric incarnate. लिख लो. Until ceased, CEASED, until ceased to be a man and became a voice, a lyric incarnate, INCARNATE, a lyric incarnate. मतलब कि वो व्यक्ति ना रहकर एक ध्वनि बन जाते थे, लिरिक का अवतार बन जाते थे. ठीक है, लास्ट चीज़ लिखो, फिर विल मूव टू प्रीवियस वाला पहले कंप्लीट करेंगे. ओड और लिरिक में क्या डिफ्रेंशिएशन करेंगे. चलो. अ लिरिक इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट, कॉमा मोमेंटरी, MOMENTARY, momentary, and passionate impulse, PASSIONATE, IMPULSE, impulse. मतलब लिरिक तेज होता है, क्षणिक होता है और तीव्र भावुकता वाला होता है. ओके, completed. Now let's move back to ode. हमने इतना सारा कर लिया. ओके, वेट. 1 2 3 4 5. इसके बाद बस 2 ही रह गई. एंड एपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो देखो जल्दी लिरिक और ओड में क्या फ़र्क होता है. ओड लिरिक से लंबा होता है. ओड इज़ लॉन्गर देन लिरिक. लिरिक सब्जेक्टिव होता है, प्योरली पर्सनल होता है. ठीक है, ये 3 नंबर कट रखा है, इट इज़ नॉट देयर. एंड ये 4 3 है एंड 5 इज़ 4. ओके, लिरिक सब्जेक्टिव होता है, प्योरली पर्सनल होता है. ओड ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल हो सकता है. ओके, लिरिक इज स्पॉन्टेनियस, मतलब लिरिक स्वाभाविक होता है. उसको मतलब जो मन में आता है वो लिखते जाते हैं. पर ओड को पहले से बहुत अच्छे से सोचना पड़ता है एंड बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है. लिरिक सिंपल होता है, ठीक है, पर ओड डिग्निफाइड इन लैंग्वेज. ओड बहुत ही महान भाषा वाला होता है. लिरिक सिंपल सीधा साधा होता है. ओके, चलो. नेक्स्ट इज एपिक. लेट्स इरेज दिस फर्स्ट. नहीं, ये इरेज नहीं करते क्योंकि इसमें नंबरिंग दी गई है. दिस इज 3 एंड दिस इज, इसमें तो लिखा भी नहीं जाता अच्छे से. दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ओके, नेक्स्ट है एपिक. दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग. एपिक ओके,
एपिक को हिंदी में कहते हैं महाकाव्य। A long narrative poem that tells about the adventures of a hero who reflects the ideals and or values of a nation race. देखो, एपिक क्या होती है? एपिक एक पोएम होती है जो किसी भी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में होती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ होती है कि वो जो हीरोइक पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है, जो वो महान व्यक्ति होता है, उसके एक्शंस जो वो करता है वो उसके एक्शंस से ही उनके जो लोग होते हैं नेशन के, ग्रुप के या ट्राइब के, उनका फ्यूचर उसके एक्शंस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारे महाभारत है एंड हमारी रामायण है वो भी एपिक ही कहलाई जाती है, तो हम उनका एग्जाम्पल्स लेके पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलो, अ लिटरेरी आर्टिस्ट, अब मैं अपनी इसमें से नहीं पढ़ रही हूँ, हाँ, स्क्रीन से नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक। अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट। A literary artist shapes the traditional epics or primary epics or folk epics from historical and legendary material of his nations during a period of expansion and warfare. देखो, एक चीज़ याद रखना, जो ये एपिक्स होती है, जैसे रामायण है, महाभारत है, ठीक है, ये तो एपिक्स है ही है, पर कई जो पोइट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसमें से एक टॉपिक निकालते हैं ना, उनके ऊपर पोएम लिख देते हैं। लिखो, अकॉर्डिंग टू रेनेसेंस क्रिटिक्स, अकॉर्डिंग टू रेनेसेंस, RENAISSANC, रेनेसेंस क्रिटिक्स, CRITICS critics, epic is the highest genre of all. Epic is the highest GENRE genre of all. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिटरेरी एपिक्स आर हाईली कन्वेंशनल पोएम्स। लिटरेरी एपिक्स आर हाईली कन्वेंशनल पोएम्स, CONVENTIONAL, ठीक है। मतलब जो रेनेसेंस के क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा था कि एपिक्स सबसे महान जॉनरे है, एंड गाइस दिस इज़ माय फेवरेट जॉनरे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप महाभारत फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो महाभारत का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। जो भीष्म पितामह थे, उनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझना पड़ता है। वैसे सारे कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जो उनके पुराने इवेंट्स थे, वो जो नए इवेंट्स थे वो उनके पुराने इवेंट से रिलेट करते हैं। अगर हम उसमें पुराना इवेंट नहीं समझेंगे तो हम उन नया इवेंट नहीं समझ पाएंगे। उसमें उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, ठीक है। क्यों मिला था? क्योंकि उनके जो फादर थे, भीष्म पितामह के जो फादर थे, जब वो दूसरी शादी करना चाहते थे तो जो उनकी जिनसे वो शादी करना चाहते थे उनके फादर कह रहे थे कि मेरे लड़की के जो सन्स होंगे वो रूल करेंगे। पर जो भीष्म पितामह के फादर थे, उन्होंने भीष्म पितामह को पहले ही प्रॉमिस किया था कि, मतलब उनको पहले ही उन्होंने कह दिया था कि आप रूल करोगे मेरे बाद। तो भीष्म पितामह ने उनके लिए सैक्रिफाइस किया था। तो जो उनकी नई मदर आई थी, उन्होंने उनको वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का। तो ऐसे ही जो एपिक्स होती है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। उनके नए इवेंट्स तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक पुराने इवेंट्स नहीं समझोगे। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल एपिक्स। एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। द प्रोटैगनिस्ट इज़ अ फिगर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। द प्रोटैगनिस्ट इज़ अ फिगर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। रामायण का एग्जाम्पल लेते हैं। जो भी लीड रोल होता है, प्रोटैगनिस्ट मीन्स जो भी मेन हीरो होता है, जैसे राम जी हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है ग्रीक वॉरियर, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, सो इफ़ आई एम रॉन्ग सॉरी। ग्रीक वॉरियर एशाइल्स, द हीरो ऑफ
Iliad or Iliad, okay, let it be, is a superman, and Aeneas of Virgil's Aeneid is the son of the goddess Aphrodite. यहाँ पे दे रखा है ग्रीक वॉरियर एशाइल्स थे हीरो इलाइड के, और एनियस ऑफ वर्जिल्स एनाइट थे सन, किसके सन थे वो, गॉडेस एफ्रोडाइट के। ये दोनों क्या है, प्रोटेगोनिस्ट है। और पैराडाइज लॉस्ट में एडम सारे मैनकाइंड के फादर है, एंड जीसस क्राइस्ट है भगवान जी के सन, ही इज़ द सन ऑफ गॉड। सेकेंड देखो, द सेटिंग ऑफ एन एपिक इज एम्पल इन स्केल एज इन पैराडाइज लॉस्ट, फॉर इट टेक्स प्लेस ऑन अर्थ, इन हेवन एंड इन हेल। देखो बहुत ईजी है, इसका मतलब है कि कोई भी आपकी एपिक होती है, ठीक है, यू टेक एनी एपिक, उसका स्केल बहुत छोटा नहीं होता, वो एक जगह तक या एक दो तीन जगह तक या दो तीन करेक्टर तक ही सीमित नहीं होती, वो बहुत बड़ी स्केल पे होती है। महाभारत का एग्जाम्पल लेंगे, एक तो आपको जो भी धृतराष्ट्र एंड पांडु के जो भी सन्स होते हैं उनके बारे में आपको पता लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल। उससे पहले आपको शांतनु की लाइफ के बारे में पता लगता है, भीष्म पितामह की लाइफ के बारे में पता लगता है, उनकी मदर थी गंगा माता, उनकी लाइफ के बारे में पता लगता है, उनको क्या श्राप मिला था, ठीक है, दो तीन डिफरेंट इवेंट्स तो यही हो गए। उसके बाद आपको कृष्ण जी की लाइफ इवेंट्स के बारे में भी पता लगता है, ठीक है। तो मतलब एक दो इवेंट ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत छोटे स्केल में नहीं होती है, बहुत बड़े स्केल में होती है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट में अर्थ के बारे में भी बताया गया है, हेवन के बारे में भी बताया गया है, हेल के बारे में भी। थर्ड देखो, supernatural element is another important quality of an epic. God and goddesses watch over the fate of the human actors and come to the help of the hero who is in trouble. Milton's characters are both humans as well as superhumans. इसमें supernatural powers बहुत रोल प्ले करती है, ठीक है। जैसे आप कोई भी एपिक देखोगे, रामायण या महाभारत बोथ, उसमें आपको ज़्यादातर दिखाया जाता है कि शिव जी और पार्वती जी दोनों एक साथ बैठ के धरती पे देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, एंड दोनों उसके ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यही बात दे रखी है, एंड ये भी बता रखा है कि गॉड एंड गॉडेसेस आते हैं जो मेन प्रोटेगोनिस्ट होता है उनकी हेल्प करने, जैसे राम जी की हेल्प करने दुर्गा माता आई थी, सेम वही चीज़ कह रखी है। फोर्थ देखो, religious and scriptural theme is presented in an epic and the real action of the epic consists of the war between good and evil. इसमें religious, धार्मिक and scriptural means क्या कहते हैं scriptures को हिंदी में, one second let me check। कई बार ऐसा होता है कि वर्ड पता होता है पर वो माइंड में आता नहीं है एकदम। ग्रंथ, wait, scriptures means धार्मिक ग्रंथ, यस, धार्मिक ग्रंथ, ओके। तो इसमें रिलीजियस, धार्मिक ग्रंथ की थीम दी जाती है, और इसमें ज़्यादातर ये होता है कि आपकी अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध होता है। जैसे महाभारत में तो युद्ध ही युद्ध है, उसमें अगर आप एक शॉर्ट वाला देखोगे तो दैट इज़ बिटवीन कृष्ण जी एंड कंस। सेकंड रामायण में बिटवीन राम जी एंड रावण, सो बिटवीन गुड एंड इविल। फिफ्थ देखो, नंबर ऑफ एपिसोड्स एंड digressions आर गिवन बाय द क्लासिकल एपिक पोएट टू impact variety to their epics and to increase its length. These episodes are closely related and form a perfect organic unity as an epic. जैसा मैंने बताया, बहुत लंबा एपिक होता है, बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, और जो इनके एपिसोड्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आप पुराने एपिसोड्स अच्छे से नहीं समझोगे तो आप नए को उनसे रिलेट नहीं कर पाओगे।
फिर सिक्स्थ देखो, एन एपिक पोएम इज़ अ सेरेमोनियल परफॉर्मेंस एंड इट इज़ नरेटेड इन सेरेमोनियल स्टाइल. Milton's style is grand as he uses Latin in diction and stylized syntax and imitates Homer's epic similes and epithets. इसका मतलब है कि जो महाकाव्य होते हैं उनमें धार्मिक संस्कार का संपादन होता है और धार्मिक संस्कार की शैली में ही इनका वर्णन किया जाता है. और जो मिल्टन थे उनका स्टाइल, लिखने का स्टाइल, शैली बहुत शानदार थी क्योंकि वो लैटिन भाषा के शब्दों और शैली युक्त वाक्य का यूज़ करते थे. और उन्होंने होमर की जो महाकाव्याएँ थी उनमें से एपिक सिमिलीज मतलब उपमाएँ एंड एपिथेट्स मतलब विशेषण को इमिटेट करते थे, उनकी नकल करते थे. फिर सेवन्थ देखो, in the classical epic, theme is stated in the very beginning and then the music is invoked to inspire the poet to write epic. In the same way, Milton gives theme in the opening lines and then invocation is presented. जो भी क्लासिकल एपिक्स होते हैं मतलब जो भी शास्त्रीय महाकाव्य होते हैं उनमें पहले थीम बताई जाती है मतलब विषय वस्तु बताई जाती है. उसके बाद उसमें म्यूज इज इन्वोक्ड मतलब जैसे सरस्वती वंदना होती है मतलब उसमें प्रार्थना की जाती है जिससे जो लेखक होता है उसको मोटिवेशन मिलता है एपिक लिखने के लिए. ठीक है, वैसे ही मिल्टन की थीम ओपनिंग लाइंस, मिल्टन ने पहले ओपनिंग लाइंस दी है एंड देन इन्वोकेशन इज प्रेजेंटेड. अब जल्दी जल्दी से एग्जाम्पल्स लिख लो. बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल चाहिए, कुछ बचा तो नहीं है इसमें से. ओके, एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में से आप कुछ भी लिख सकते हो बट अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे लॉन्ग आंसर में सो इट विल बी मच हेल्पफुल. देखो, ग्रीक एपिक पोएट थे एक होमर्स की इलाइड एक एपिक मानी जाती है. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया. और उनके एक और है ओडिसी. और एक एंग्लो सैक्सन एपिक है, उसका नाम है बेओवुल्फ. फिर है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, वो तो हमने देखी ली बहुत बार बट स्टिल लिख लो. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. और है आपकी this classical epic Byron's की डॉन जुआन. After this वर्ड्सवर्थ की prelude. And टेनिसन्स की लिख लो. टेनिसन्स द आइडल्स ऑफ द किंग. ये क्लासिकल एपिक एंड रोमांस है. द आइडल्स ऑफ द किंग इज अ क्लासिकल एपिक एंड रोमांस. फिर मॉरिस की एक है MORRIS, मॉरिस. द डिफेंस
of Gunai Vera. The defense of Gunai Vera. This is R. ओके एंड आपकी एक एर्नॉल्ट की है सोहरब एंड रुस्तम. इसके बाद थोड़ी सी और लिख लो क्योंकि एपिक ज़्यादातर पूछी जाती है. होमर की लिख ली हमने, ऑडिसी. मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट. एक तुलसीदास जी की लिख लो, तुलसीदास राम. मेरी स्क्रीन में क्रैक्स है तो अच्छे से लिखा नहीं जा रहा. वैसे ही अच्छे से नहीं लिखा जाता इसमें और स्क्रीन के क्रैक्स और परेशान कर रहे. रामचरित मानस. चलो ये टॉपिक भी ख़त्म. कुछ बचा तो नहीं. ओके, नेक्स्ट इज बैलेड. A ballad is a poem that recounts a story, generally some dramatic episode, and that has been composed to be sung. बैलेड में क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है सॉन्ग के फॉर्म में. ठीक है, इसको लोकगीत भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोकगीत. मेरे पेन की थिकनेस कैसे बढ़ गई. ओके, it is also known as लोक गीत. चलो, ये क्या होती है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है सॉन्ग के फॉर्म में. ये ब्लैर वर्ड से डिराइव हुई है, PALLARE, जिसका मतलब होता है टू डांस. ये फोक लिटरेचर से निकल के आई है. पहले क्या होता था, ये मिनिस्ट्रल्स गाते थे. जो नोबिलिटी के लिए म्यूजिशियंस होते थे ना, ये मिनिस्ट्रल्स गाते थे और वो वैसे ही करके पैसा कमाते थे. तो चलो देखते हैं. अ बैलेड इज़ अ पोएम दैट रिकाउंट्स अ स्टोरी, जनरली सम ड्रामेटिक एपिसोड, एंड दैट हैज़ बीन कंपोज्ड टू बी संग. ये तो हमने समझ लिया, एक शॉर्ट स्टोरी होती है सॉन्ग की फॉर्म में. Although traditional ballads may be address noble subject, for instance tragic love, they are normally sung by common people and thus employ more simple language. जो ट्रेडिशनल बैलेड्स थे वो ज़्यादातर ट्रैजिक लव ऐसे सब्जेक्ट्स पे बनते थे, पर जो कॉमन पीपल होते थे वो भी उनको गाते थे सिंपल लैंग्वेज में. पॉपुलर और फॉक बैलेड्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल बैलेड्स. जो पॉपुलर और फॉक बैलेड्स होते हैं उनको ट्रेडिशनल पारंपरिक बैलेड्स कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो ओरली पास हुए. ठीक है, बिकॉज दे आर पास डाउन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, चेंजिंग विथ ईच परफॉर्मेंस. पहले वो उनको सुनाया जाता था, इसीलिए क्या होता है, सुनाने में कभी कोई सुनाता है कभी कोई सुनाता है, इसलिए उनके एक ऑथर निश्चित नहीं हो पाते. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ बैलेड इज फिक्स्ड एंड इट इज नैरेटिव पोएम इन बैलेड मेट्री. मतलब कि पहले मैं आपको वो लिखवा दूँ इसका काइंड्स. 2 टाइप्स के होते हैं बैलेड. बैलेड इज ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है ऑथेंटिक बैलेड. ऑथेंटिक बैलेड, इसको बैलेड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है. और एक होता है लिटरेरी बैलेड. लिटरेरी बैलेड, इसको बैलेड ऑफ आर्ट भी कहा जाता है. W.H. ऑटसन ने लिटरेरी बैलेड के लिए कहा है एज अ लिटरेरी डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म. चलो लिख लो इनका थोड़ा थोड़ा. द ऑथेंटिक बैलेड इज जेन्युइन हैविंग ग्रोन अप नेचुरली. The authentic ballad is genuine, having grown up naturally
अमंग अ प्रिमिटिव रेस, अमंग अ प्रिमिटिव रेस, मतलब जो ऑथेंटिक बैलेड होता है वो सच्चा होता है, जेन्युइन होता है. एंड लिटरेरी बैलेड इज इमिटेटिव, IMITATIVE, imitative, being a conscious attempt at the ballad manner. मतलब जो लिटरेरी बैलेड होता है वो नकल होती है, और जो ऑथेंटिक बैलेड होता है वो सच्चा बैलेड होता है. एक बैलेड लिखो, बहुत इम्पोर्टेंट. द नट, NUT नट, ब्राउन मीट. इसमें क्या होता है, एक लेडी नट ब्राउन मीट का रोल प्ले करती है, और जो दूसरा स्पीकर होता है वो उसका लवर होता है, ठीक है, और वो डाकू बनने को प्रिटेंड करता है. फिर नेक्स्ट है, एक तो ये हो गई नट ब्राउन मीट. नेक्स्ट है शिवी वॉटएवर, अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता, शिवी चेस. इसमें वॉर होता है पर्सी एंड इंग्लैंड के बीच में, डॉगलस ऑफ पर्सी ऑफ इंग्लैंड के बीच में एंड डॉगलस ऑफ स्कॉटलैंड के बीच में वॉर होता है. फिर है आपका कीट्स की, जॉन कीट्स की ला बैले डार्ने सांस मर्सी. शायद फ्रेंच में है ये, आई एम नॉट श्योर. कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख रहे थे ना. हाँ देखो, the metrical form of a ballad is fixed and it is a narrative poem in a ballad meter. मतलब जो बैलेड का छंद योजना होती है वो फिक्स होती है, डैट इज निर्धारित होती है, और इसमें ये एक वर्णनात्मक कविता होती है. मतलब जो इसकी नरेशन की जाती है इसमें, ठीक है. इसके बाद इसमें एक इन अ क्वार्टरन विथ अल्टरनेटिव लाइन्स, द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स बीइंग 8 syllabled एंड द सेकेंड एंड फोर्थ 6 syllabled. इसमें ऑलमोस्ट यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है. फिर सेकेंड देखो, इन अ बैलेड वी गेट एन एब्रप्ट बिगनिंग विदाउट अ सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन. A ballad presents a dramatic situation in which statements are given in the form of question and answers. इसमें क्या होता है, एक abrupt beginning दे दी जाती है. एक आप और लिख लो, बाइशॉप पर्सी की, बाइशॉप पर्सी की जो मुझे याद दिखती जाएंगी और याद आती जाएंगी, मैं आपको बताती जाऊँगी. बाइशॉप Percy's Reliques of ancient English poetry. ये पब्लिश हुई थी 1765 में. And okay, back to the characteristics. जो बैलेड होता है उसकी बिगनिंग एब्रप्ट होती है, मतलब सडन होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, और ज़्यादातर रूड बिगनिंग होती है, ठीक है. ज़्यादातर, नॉट ऑल द टाइम, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम. देन विदाउट अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता, सीधे ही बिगनिंग कर दी जाती है, बहुत अनएक्सपेक्टेड सी बिगनिंग कर दी जाती है, और एक ड्रामेटिक सिचुएशन दी जाती है जिसमें स्टेटमेंट्स कैसी होती है, क्वेश्चन, प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर.
थर्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक है कि बैलेड हमेशा इम्पर्सनल नेचर का होता है, वो कभी पोएट के पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट्स को कन्वे नहीं करता। फोर्थ इज स्टॉक फ्रेजेस इन सेम लाइन्स आर रिपीटेड फ्रॉम स्टैंजा टू स्टैंजा एज अ रिफ्रेन। स्टॉक फ्रेजेस क्या होते हैं? जो फ्रेजेस फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, वो रिपीट किए जाते हैं स्टैंजा से एज रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब वो इसलिए रिपीट करता है क्योंकि वो चाहता है कि वो स्टॉप करे कुछ करने से, टू स्टॉप oneself फ्रॉम डूइंग समथिंग। फिर नेक्स्ट देखो, सिंप्लिसिटी इज द चीफ क्वालिटी ऑफ बैलेड एंड ऑब्सोलीट एंड आर्किक वर्ड्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ मेडिवल एटमॉस्फेयर। सादगी इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी मानी जाती है, और इसमें ऑब्सोलीट एंड आर्किक वर्ड्स मतलब ओल्ड फैशन्ड, पुराने ढंग के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं एक मेडिवल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। फिर देखो, फ्रीक्वेंटली द पोएट प्रेज टू क्राइस्ट एंड वर्जिन मैरिड इन बैलेड। ज़्यादातर इसमें क्राइस्ट एंड वर्जिन मैरिड को प्रे किया जाता है, ठीक है। अब इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख लो। फर्स्ट इज कि बैलेड अराइजेज आउट ऑफ फोक कल्चर, FOLKCULTURE, it arises out of folk culture. It is impersonal. Second is it is impersonal, and third is it is a narrative poem. It is a narrative poem. Okay, we have completed. Sonnet हो गया, elegy हो गया, ode हो गया. Okay, sonnet हो गया, एलिजी हो गया, ओड हो गया, एपिक हो गया, बैलेड हो गया, लिरिक हो गया एंड डन। एक चीज़ और देख लो, सोनेट, एलिजी, लिरिक, एक आइडल के बारे में देख लो। वैसे मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लो। आइडल क्या होता है? एक शॉर्ट पोएम होती है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव ऑफ रस्टिक, मतलब रूरल लाइफ को, डिस्क्रिप्टिव ऑफ रस्टिक लाइफ, रूरल लाइफ के बारे में लिखी जाती है, ठीक है। थियोक्रिटस के स्टाइल में लिखी जाती है, शॉर्ट पेस्टोरल पोएम होती है। एक विलियम ब्लेक की पोएम है द शेपर्ड, और लॉर्ड, इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ, विलियम ब्लेक की पोएम द शेपर्ड और लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की पोएम आइडियल्स ऑफ द किंग, ये मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी। अब देखो एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक एक पोएम होती है जिसमें फर्स्ट, लास्ट और जो भी अदर लेटर्स होते हैं एक लाइन में, वो एक पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज को स्पेल करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है ल्यूइस कैरोल की अ बोट बीनीथ अ सनी स्काई एंड पॉल हैंसफोर्ड की स्ट्राउड, STROUD, स्ट्राउड। फिर एपिग्राम देख लो। एपिग्राम बहुत शॉर्ट पोएम होती है, बहुत शॉर्ट, यूजुअली 2 to 4 लाइन्स। इसकी सिंपल राइम स्कीम होती है। इसका गोल होता है कि आपको विजडम देना, इट्स गोल इज़ टू प्रोवाइड विजडम एंड विट। एलेक्जेंडर पोप्स की एक एपिग्राम है, मैंने ऐड की थी यहाँ पे, लेट्स सी। ओके, नहीं की। ओके, तो उनकी एक एपिग्राम है, आई एम हिज हाइनेस डॉग एट क्यू, प्रे टेल मी सर हुज डॉग आर यू। ये उनकी एक एपिग्राम है, यू कैन राइट इट एज एग्जाम्पल। अगर आपको चाहिए सो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। ओके, सो इतना ही हमारा यूनिट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ टेल मी, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Feel free to write it down, and let's meet in the next topic. Till then, take care and have a